सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल और तूफानी बारिशों से। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत को नए खतरात ने घेर लिया है। थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने खबरदार की है कि ज़राअत, सनत और रोज़गार शदीद मुतासर हो चुके हैं। रिपोर्ट में शरह सूद 9% पर लाने और फौरी मुआशी रिलीफ के इकदाम पर जोर दिया गया है। ऐसे हालात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई और माहौलियाती एमरजेंसी का ऐलान करते हुए सूबों के साथ मिलकर नुकसानात के अजाले का वादा किया है। उन्होंने हुकाम को मुतासरा इलाकों में नुकसानात का फौरी तखमीना लगाने की हिदायत दी और ऐलान किया कि चारों सूबों के वज़राए आला और आला हुकाम के साथ जल्द एक आला सतह का इजलास बुलाकर कौमी रोड मैप तश्कील दिया जाएगा। अगरचे माहौलियाती तब्दीलियों को रातों रात ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तवीलुल मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चरल लचक पैदा करना नागुज़ीर हो चुका है। वज़ीर आज़म ने इस मकसद के लिए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में एक वफाकी रिस्पॉन्स कमेटी कायम करने का ऐलान भी किया है। अब ये कब तक शुरू होंगे और कब तक ये मामला आगे जाएंगे, इसी पर बात करने के लिए अब हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट, उनसे खबरें भी लेते हैं और तज्जिया भी। साथ साथ खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद ग्रुप हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ इस हवाले से। पहले तो ये बताइएगा कि चूँकि हम भी अपने प्रोग्राम में बारहा बात कर रहे थे ज़राई एमरजेंसी के हवाले से, अब वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जल्द इजलास बुलाया जाएगा और कौमी रोड मैप इसमें तश्कील दिया जाएगा। क्या खबरें हैं, कब तक ये मामला बढ़ेंगे आगे और इस हवाले से क्या इक़दाम लिए जाएंगे, उसमें क्या डिस्कशन होगी, क्या इतलात है वहाँ पर? हमने दो तीन चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ एक दो लफ्ज़ों में, उसके बाद फिर आपको मैं ख़बर भी दे दूँगा क्या होने जा रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पे तो अब ये बहुत अरसे से ये ओवर ड्यू थी। आप देख लें, आप जो स्पेल अगस्त से ख़ास तौर पे पहले हफ्ते से शुरू हुआ और अब देख लें ख़त्म हो गया, और अब सितंबर की आप देख लें 10-11 तारीख हो गई है। ये 1.5 माह में तब तक तो एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जानी चाहिए थी और सूबों के साथ बैठ के कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ना वो तय होना चाहिए था, क्या करना चाहिए क्या नहीं। चलें, देर आए दुरुस्त आए, इस हवाले से तय तो हुआ कि इकट्ठे बैठेंगे और को तय किया जाएगा क्या करना है। देखिए, हमने जो खबरें सुनने में आ रही हैं, जो अंदर से कुछ इतलात हैं, ये है कि कहा जा रहा है कि जी बिलासूद कर्ज़े किसानों को देने की जो बात हो रही है उस पर कहा जा रहा है कि जी रिलीफ देने की बात है, प्लस सब्सिडी की बात हो रही है। अगरचे IMF का बड़ा मुखालिफ है, अब उनको कहा जाएगा कि जी इस वक्त तो किसान हमारे रुल गए हैं। जिस तरीके से आपने देखा, ख़ास तौर पे 40 से 45 लाख जो किसान हैं, उनकी ज़मीनें, उनके लाइफ स्टॉक जिस तरह तबाह हुए हैं, तो उन्हें तो फौरी तौर पर अगर इमदाद ना दी गई तो ना सिर्फ उनके लिए मसाइल बल्कि हमारी GDP को एक शदीद ख़तरा लाक हो जाएंगे और पाकिस्तान की अगली फसलें और मुश्किलात हमें लेके आएंगी। लेकिन हम ना देखें, दूसरी तरफ मामला ये है, जब मैंने सारे मामलों को खंगाला और पता किया, चेक किया, गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है। अभी हालत यह है कि इतनी मुश्किल से सारे मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बिलासूद कर्ज़े दिए जाएंगे तो कैसे दिए जाएंगे, और फिर एक स्टेट बैंक तो अब सिर्फ़ और सिर्फ आप देख लें, पहले IMF से हुकूमत कर्ज़े लेती थी, उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कर्ज़े हमने देखा है कमर्शियल बैंक देते थे वो नहीं दे रहे। हम ना वो बड़े लोगों को कर्ज़े देते हैं, छोटे लोगों को कर्ज़े नहीं दे रहे। ये SME बैंक वगैरह, खुशहाली बैंक, इनको देखना है कि ये हुकूमत किस तरह इन पर प्रिवेल करेगी और कैसे चीज़ें ठीक होंगी। दूसरी बात यह है PSDB जो तकरीबन आप देख लें 1.1 ट्रिलियन का ओवरऑल है और 700-800 बिलियन का ये आप सूबों अपना मरकज़ का है। अब सूबे जो है ना वो तो तैयार ही नहीं है, वो कहते नहीं हमने तो धेला नहीं देना, आप हुकूमत जैसे भी करे लेके आए अपनी पैसा, लेकिन ना वो दिफा में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, ना कर्ज़ों में हिस्सा डालना चाहते हैं। अब ये मुश्किल घड़ी है। देखिए, कमाई सबसे ज़्यादा है, आप देख लें जिस तरीके से आप तकरीबन 60% के करीब हिस्सा लेके चले जाते हैं, 40% हुकूमत के पास रह गया है। तो अब इस क्रिटिकल मोमेंट पे भी मैं देख रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही कि उनको कोई फ़ायदा होगा। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है, उनको जो पैसा मिल रहा है वो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। एक और जो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है हमने, वो ये कि जो लोग इवैक्यूएशन में नहीं आए थे या बड़ी मुश्किल से आए थे, वो अब ये कह रहे हैं कि जी हम आ तो गए, जब ये सैलाब चला जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, बारिशों का, वैसे तो अब NDA में कह रहा है बारिशें नहीं होगी, मानसून ख़त्म हो गया, हम वापस अपने घरों में जाएंगे तो फिर ये हमारी जगहों पे लोगों ने कब्ज़े कर लिए होंगे। कब्ज़ा ग्रुप देखें ना, हमारे यहाँ माजरत के साथ हम ना हर क्राइसिस में हमारे डाकू जो है अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, लूटने वाले माफियाज के लोगों को कैसे तंग करना है।
एक अच्छी बात इसमें जो हुई है ना, जो आइंदा के लिए मेरा ख्याल है जो बेहतरी नज़र आ रही है, सूबों के दरमियान पानी का जो झगड़ा है ना, देखें ये जो $250 मिलियन का पैंडा बॉन्ड पाकिस्तान ने लॉन्च करने का फैसला किया है और सॉवरन गारंटी दे रहा है एशियन बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक दोनों, वो तो उसमें से $250 मिलियन में से $76 मिलियन जो है ना वो खर्च किए जाएंगे टेलीमेट्री सिस्टम लगाने के लिए। ये 27 साइट्स पे होगा, ये इंडस वाटर बेसन पे ना लगाई जाएंगी ताकि ये इसकी बाकायदा पानी जो डिस्चार्ज होता है उसकी मॉनिटरिंग हो और ये वंस एंड फॉर ऑल ये शिकायत ख़त्म हो जाए सूबों के दरमियान पानी की। लेकिन हम ना अब ये जो कितना क्राइसिस गहरा होता चला गया, इससे कैसे हुकूमत निपटेगी बजाय तो बड़ा मुश्किल काम नजर आता है। बिल्कुल, लेकिन सजेशंस हम ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। खालिद साहब, अब जो वज़ीर आज़म जा रहे हैं, आप इनसे मुतमईन हैं? और ये जो हम चूँकि बात कर रहे थे एग्रीकल्चरल, इस वक्त इमरजेंसी की बेहद ज़रूरत है, नागुज़ीर हो चुकी है, अब इस समत में बढ़ा जाएगा आगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? फौरी तौर पर क्या इक़दाम होने चाहिए इस सेक्टर की बहाली के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त हम फ्लड से देख रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर को पहुँचा है। जी बहुत शुक्रिया। इस टाइम जिस लाख की वजह से जो किसानों की ज़मीनें जो हैं कम से कम 40 से 45 लाख एकड़ पे जो खड़ी फसलें थी, जिसमें चावल था, कॉटन थी, मकई थी और हमारी तिल की थी और सब्जियां और चारे की फसलें थी, वो 40 से 50 लाख एकड़ पे खड़ी तबाह हो गई। और इस तरह 8 से 10 हज़ार बड़े देहात और इसी तरह 8-10 हज़ार छोटी बस्तियां वो भी सफास्ती से मिट गई। तो हम तो पिछले 2 साल से किसान जो है मुश्किलात का शिकार था, क्योंकि 2 साल से गवर्नमेंट ने गंदम का रेट डिसाइड नहीं किया, जिससे गंदम किसान की 1700-1800 रुपए की मन बिक रही थी। तो किसान तो 2 साल से उसका माशी कत्ल, तो पहले गवर्नमेंट अपने लोगों ने, गवर्नमेंट ने खुद ही उसको इतना नीचे कर दिया था कि अब जो आबी जा रही है इंडिया ने की, उसके बाद सलाब के बाद तो किसान के पास कुछ नहीं बचा। अभी तो हम सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं कि सिर्फ रेस्क्यू से ही किया जाए, लोग जो बाहर बैठे हैं उनको खाना दिया जाए और साफ पानी दिया जाए। बाकी जो हमारी जमीनें हैं उन पे जो पानी है उसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे हमें अगली फसल काश्त करने के लिए। तो गंदम की फसल तो अगले में जो सितंबर के एंड में सिंध में हो जाती है और अक्टूबर में जो है वो पंजाब काश्त करता है। तो पहले ही गजाई किल्लत आपके सामने है। 15-20 दिन पहले गंदम का रेट जो 2000 था वो सिंध में इस टाइम 4000 है, पंजाब में 3500, बलूचिस्तान में 3700, 1500 से लेके तकरीबन 2000 मन रेट बढ़ गया है। लेकिन किसान से वो गंदम 2000 में खरीदी। तो किसान बहुत इस टाइम मुश्किलात में है। जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जरा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, हम उसको कहते हैं कि ठीक किया है, लेकिन उस जो इमरजेंसी उसमें क्या क्या होगा, मैं कहता हूं कि जो बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, जो करप्शन हो रहे हैं, उन सबको बंद करके इस टाइम सिर्फ ज़राअत को बेहतर कर लिया जाए। तो मैं कहता हूं कि मैं बार बार प्रोग्राम में दोस्तों को सबको बताता हूं कि जब तक ज़राअत बेहतर जवाब दे सकते हैं खालिद साहब। अब खालिद साहब, अब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर किसान जो है ना वो नाला हैं, वो अगली फसल के लिए गंदम के लिए तैयार ही नहीं है। एक तो पैसे नहीं है, दूसरा ये कि जो उनके साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जो सपोर्ट प्राइस आनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिस तरह आप कह रहे हैं अब टाइम के ऊपर ऐलान होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब एक तो ये बात बताएं कि किसानों को कैसे राज़ी करेंगे, और दूसरा जो अहम सबसे बड़ा मसला बन चुका है कि हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है, और फिर यही चीनी और आटा जो है ना अब इंपोर्ट करने की बात हो रही है, गंदम इंपोर्ट करने की, इसमें तो माफियाज फिर आ जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, इतनी जल्दी गंदम इंपोर्ट होके आ जाएगी और ये लोगों को जो महंगाई का तूफान नज़र आ रहा है उसमें कोई कमी होगी? जी बिल्कुल नहीं होगी। आप जैसे फरमा रहे हैं कि आटा का बहरान तो आ गया है। जो आटा गंदम 200 मन की थी वो आज 4000 रुपए मन बिक रही है। तो कैसे किसान जो है ना वो खुशहाल होगा? इस हवाले से किसान जो है ना कैसे वो बेचारा खुशहाल होगा? उसने तो अभी ये 15-20 दिन में 500 अरब रुपए का स्टॉकियों ने पैसा कमाया है। जो 2000 से 2000 ऊपर किया है वो जो है ना 4000 रुपए जो उन्होंने गंदम किया है, तो 500 अरब तो उन्होंने ये 15 दिन में कमा लिया। इसी तरह जो चीनी थी हमसे 350 में खरीदा और उसका रेट बनता था 130 रुपए, शुगर माल का 175 की बेची और उसके बाद उसको कहा कि हमारे पास वाफर मकदार में पड़ी है, चीनी बाहर भेजने की इजाजत दे दे। जब चीनी 7.5 लाख मैट्रिक टन बाहर भेज दी तो आप कहते हैं कि चीनी की कमी है। 1 लाख मैट्रिक टन का टेंडर हो गया, अभी 1 लाख मैट्रिक टन का और टेंडर हो रहा है। तो मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग ही नहीं कि हमने किस तरह इस मुल्क को और खासकर फार्मर्स को कैसे लेके जाना है और गरीब को आटा कैसे सस्ता देना है, और किसान बिल्कुल तैयार नहीं है। और दूसरी बात है जी एहतशाम साहब,
खालिद साहब पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि जो गंदम इंपोर्ट की जाती है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, वो नाकिस गंदम इंपोर्ट की जाती है, उसको मिलावट करके दिया जाता है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो माफिया जो है ना वो दोनों हाथों से कमा रहे हैं जी। तो देखिए 75 अरब रुपए की अभी पास्को में जो गंदम खराब होगी 75 अरब रुपए की सब। और दूसरी बात ये कि किसान ने इस टाइम ये डिसाइड कर लिया है, फार्मर ने, कि मैं गंदम अपनी काश्त इतनी करूंगा जितनी मैं अपने मेरी जरूरियात पूरी कर सके। मैं इतनी गंदम काश्त, ज्यादा गंदम काश्त नहीं करूंगा। वो क्यों काश्त करेगा सर? 2 साल से हर एकड़ पे वो 35-40 हजार रुपए लॉस कर रहा है। तो पागल है कि इस साल भी वो गवर्नमेंट के कहने पे आ जाएगा, जबकि सीएम पंजाब ने कहा था तकरीर में, मैं वादा करती हूँ किसानों में आपका हक नहीं रखूंगी। तो हमें कोई ये नहीं कि किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों का इतबार उठ गया है। वो गवर्नमेंट की बातों पे अब नहीं आएंगे जब तक गंदम काश्त होने से पहले गंदम का रेट डिसाइड नहीं गवर्नमेंट कर देती। तब गंदम काश्त होगी, वो भी 50% कम होगी, क्योंकि 40 से 50 लाख एकड़ जो इस टाइम सैलाब से तबाह हुआ है, ये सारा गंदम का एरिया है। यहाँ गंदम काश्त होनी थी, राइस के बाद गंदम थी, कॉटन के बाद थी। अच्छा आमना एक और इजाजत दे तो एक सवाल मैं और पूछ लूं। ब्रेक का वक्त हो चुका है इत्तेशाम साहब। अच्छा एक सवाल और जवाब दे दीजिए, फिर आमना आपसे पूछेगी। अब ये जो पास्को ने मना कर दिया, वक्त कम है, हम ब्रेक लेते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगी खालिद हुसैन साहब का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ारत इत्तलात ने कौमी बयानी की तश्कील के लिए अहम कदम उठाते हुए कौमी पैगाम में अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ये कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिया की ज़ेली कमेटी होगी। कमेटी में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदे और मुतालिका वज़ारतों के आला हुकाम शामिल किए गए हैं। कमेटी का मकसद इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और नफ़रत अंगेज़ी का खात्मा है। अब ये कमेटियाँ बनाकर कौमी हम आहंगी को अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है, इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी। हमाद रुहेला लीगल एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ मामलात पर हमसे बात भी करते हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हमाद, किस तरह से देख रहे हैं ये जो कमेटी अब तश्कील दी गई है, गोल्स अपने अचीव कर पाएगी? इसमें आप क्या रुकावटें देख रहे हैं और साथ ही साथ मज़ीद क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि जो हम एक पीस अचीव करना चाहते हैं वो उस गोल को हम सक्सेसफुली अचीव कर सकें? जैसे आपने बताया कि जो कमेटी बनाई गई है, इसका मकसद ये है कि मजहबी शरंगेजी को ख़त्म किया जा सके। अगर कोई इंतहा पसंदी मजहब के नाम पे होती है तो उसको रोका जा सके, उसको रोकने का सद्भाव किया जा सके ताकि लोगों की जान और माल महफूज रहे। अगर देखा जाए तो ये बात हमारे माशरे में, कानून में या आइन में कोई नई तो नहीं है। अगर हम अपने आइन की तरफ ही नजर दौड़ाएं तो उसका आर्टिकल 9 देखिए, आर्टिकल 14 देखिए, आर्टिकल 20 देखिए, उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में लिख दिया गया है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने तमाम सिटीजन्स की लाइफ, डिग्निटी और रिलीजियस फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तो इन आर्टिकल्स की रोशनी में हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो नई कमेटी का क़याम किया जा रहा है, ये रियासत की तरफ से इन्हीं आइनी जिम्मेदारी को पूरी करने की एक कोशिश है। अब वो कोशिश किस हद तक कामयाब होगी या इस वक्त उसको अवाम में किस हद तक कबूलियत हासिल है, ये एक अलग बात है। हमारी अवाम पॉलिसी से ज़्यादा, पॉलिसी अनाउंसमेंट से ज़्यादा कंसर्न नहीं होती, वो उससे ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आती। उसका कंसर्न गवर्नेंस से होता है, डिलीवरी से होता है कि डिलीवरी बताइए। ये बात उनकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन पॉलिसी आती है तो इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर डिलीवरी। हमें ये भी याद रखना चाहिए। हम सबको याद होगा कि नेशनल एक्शन प्लान हमारे मुल्क में एक बनाया गया था। उसका पॉइंट था एक कि रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म को ख़त्म किया जाएगा, हेट स्पीच को ख़त्म किया जाएगा और इस सिलसिले में नैरेटिव बिल्डिंग की जाएगी। जिसके बाद हमने साथ ही साथ देखा कि एक कमेटी भी बनाई गई है जिसका आपने अभी जिक्र किया, नेशनल कमेटी ऑन नैरेटिव बिल्डिंग, जो कि पेरेंट बॉडी है इस सब कमेटी की। कमेटीज़ का इशू ये होता है कि ये एडवाइजरी रोल रखती हैं। अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस को देखिए, अगर आप इन चीज़ों को देखिए, कवानीन को देखिए, तो ये उस तरीके से मिनिस्ट्रीज़ के साथ, इदारों के साथ इंटीग्रेट नहीं करती। लिहाजा इनकी जो रिकमेंडेशंस भी होती हैं उनको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। तो बहुत से मामलात में हमें ये देखना पड़ता है कि ये कमेटी टूथलेस साबित होती है। जिस तरह पैगाम पीस इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया था, उसी की एक्सटेंशन ये कहा जा रहा है कि होगी इसकी डिटेल्स में। तो अगर ये उसी की एक्सटेंशन है तो हम पहले जो गोल्स सेट किए गए थे वो अचीव क्यों नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, पहले जो गोल हम सेट
किए हुए थे, हमने बहुत से गोल सेट किए हुए थे, उसको हम यकीनी तौर पर अचीव नहीं कर पाए हैं। अगर हम उनको इस बार अचीव करना चाहते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा, हमें अमूमी जहन साजी का माशरे की करनी पड़ेगी, हमें एजुकेशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी, अवेयरनेस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हार्डर टूल्स हैं, जो हार्ड टूल्स हैं इन इम्प्लीमेंटेशन को अचीव करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अपील करने के लिए, वो तो कवानीन की शक्ल में हमारे पास पहले से मौजूद हैं। आप देखिए तो हमारे पास टेररिज्म के खिलाफ भी कानून मौजूद है, हम पाकिस्तान पीनल कोड देखिए उसके अंदर शरंगेजी के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन कोई शरंगेजी करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, तो पैका हरकत में आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें तो कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि जब अवाम में ये तासुर जाता है कि कानून आम आदमी के लिए और है, खास आदमी के लिए और है, और प्रेशर ग्रुप के एक्टिव होने की सूरत में उसका नतीजा और निकलेगा। अगर हम इस बार इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस सब कमेटी, तो हमें ये यकीनी बनाना पड़ेगा कि इस तासुर को जाहिर किया जाए कि कवानीन में कोई सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कमेटी जो मर्जी कर ले, इसका मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा। माइनॉरिटीज की भी बात इसमें की गई है, इस कमेटी में माइनॉरिटीज को हिस्सा बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा आर्टिकल 36 भी उनको एक खास मकाम देता है। तो जहां हमारे डोमेस्टिक लॉज हैं, वहां हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं जो हमें कहती हैं कि हेट स्पीच के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। इस सिलसिले में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल राइट्स एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मेरे ध्यान में आता है, जिसका आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19 बात करता है रिलीजियस फ्रीडम की, हेट स्पीच के खिलाफ बात करता है। इसी तरीके से अगर आप यूरोपियन यूनियन की तरफ नजर दौड़ाएं तो उनका फ्रेमवर्क डिसीजन है मौजूद फॉर कॉम्बैटिंग रेसिज्म एंड xenophobia, वो भी यही बातें करता है कि हेट स्पीच को खत्म होना चाहिए। ये तमाम ममालिक में जितने भी उनकी मेंबर स्टेट्स हैं, ऐसे ही यूनाइटेड जी इसकी दुरुस्त इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त पूरी, और देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। थैंक यू सो मच हमाद, आपने इस हवाले से तज्जिया अपना पेश किया। अगली स्टोरी की जानिब नाज़रीन हम बढ़ते हैं। इजराइल के कतर पर फ़ज़ाई हमले के हवाले से मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल संगीन हो गई है। कतर ने इस अटैक का जवाब देने का इंदिया दिया है। इस हवाले से 15 सितंबर को कतर में गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास बहुत अहम है, जिस पर दुनिया की नज़रें लग चुकी हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इसराइल की मजम्मत और कदर से इजहार यकजहती का सिलसिला भी जारी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज कतर भी पहुंचे थे और अपना एक रोज़ा विज़िट वहाँ से कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं। उनकी वहाँ पर मुलाकातें भी हुई हैं, अहम मुलाकातें, और इसी सिलसिले में उन्होंने जो बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी की गई है इसराइल की जानिब से, उसकी कंडेमनेशन भी की है और हिमायत की है कतर की, और मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। सऊदी वली अहद की भी कतर आमद मुतवक्की है। अब क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, चेयरमैन जवान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और तज्जियाकार भी हैं, बड़े अहम मामला पर अपना तज्जिया पेश करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब। ये अब जो सारी सिचुएशन बनी है उसके बाद अब जो कतर भी इरादा रखता है कि वो इसका भरपूर जवाब देगा, आगे आप किस तरह की सूरत हाल बनते हुए देख रहे हैं और इसके दूरस्थ नताइज क्या हो सकते हैं? क्योंकि आप मीडिएशन जो कर रहे थे, उसका रोल प्ले कर रहे थे, उसी पर आपने, उनकी सरजमीन पर आपने हमला कर दिया और उस फरीक को अटैक किए जिससे आप नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खुलेआम साफ दिखाई दे रहा है कि इनका इरादा ही नहीं है कि ये कोई सीज़ फायर जो है उस पर ब्रेक थ्रू कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो शदीद तरीन अल्फाज में मुरम्मत भी है कतर के हवाले से, लेकिन दूसरी जाने बात यह है कि कतर ने कहा है कि हम इसका जो है वो जवाब देंगे। अब जवाब क्या दे सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि उनके जो डिफेंस मैकेनिज्म जितना भी मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन जहाज़ मौजूद हैं, एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनको हमने बाकायदा एक्टिवेट होते देखा है। इधर जब ईरान के हम तरफ से मिसाइल दागे गए तो वो अमरीकी जो कि उसको चला रहे हैं, तो जाहिर है उनकी जानिब से जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन ये जो अब हुआ, इसके ऊपर अमेरिकी जो जहाज थे, जो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था, वो क्यों खामोश रहा? क्योंकि जैसे ही ये हमला हुआ तो मैं, क्योंकि ये न्यूज़ वॉच कर रहा था, तो बाकायदा वजारत खारजा इसराइल जो है वो ये कह रही थी कि हमें सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स अमेरिका ने फराहम किए, मुआवनत की, और उनको बिल्कुल इल्म था और उनके इल्म में ला के हमने ये कही। और फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख लें कि जी वो एक दफ़ा किया है, दोबारा नहीं करेंगे, और जबकि वो ये कह रहे हैं कि हम हर बार करेंगे, क्योंकि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो थी वो तो आपने इनिशिएट की थी और उसके बाद आप पूरी दुनिया में रौंद पड़े। उसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत जो है इंडिया ने जो है पाकिस्तान पर 2019 और फिर अब जो है वो हमला किया, और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ा, और फिर
अमेरिका ने जब इजराइल की कमर तोड़ दी ईरान ने, तो उस टाइम पे फिर जाके उसको सहारा देने के लिए अमेरिका ने खुद बमबारी जो है ईरान पे कर डाली। अब देखने की बात यह है कि जो अभी जितनी भी लीडरशिप है उसके अंदर, अरब लीडरशिप के अंदर एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का नक्शा उन्होंने बड़ा वाज़े बता दिया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने तमाम मुल्क जिसमें सऊदी अरब खुद शामिल है इंडिकेट कर दिया है। अभी जो दुनिया के अंदर पूरा वावेला मचा हुआ है वो नेतन्याहू का 2 मिनट का वो क्लिप है जिसके अंदर 2 दफा उसने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बात कही है और पाकिस्तान से अपने जो खतरात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब ये आप देखें इसका क्या मतलब है। इससे पहले नेतन्याहू जो है पाकिस्तान और ईरान का नाम ले चुका है कि हमें ये थ्रेट है और हम इनकी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे किसी सूरत, और माजी में वो ऐसा कोशिश भी कर चुका है 1987 के अंदर। एक्सपोज है इंडिया के साथ। जी बिल्कुल, आप देखें कि किस तरीके से उनके ड्रोन्स और उनके जिस तरीके से ऑपरेट किए गए, ये तमाम चीज़ें जो है इजरायली पायलट जो थे वो 67 इजरायली पायलट बाकायदा भारत में मौजूद थे और ये बात तो अब मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं रही। ये बात अब देखिए, अब गौर करने वाली बात यह है कि मशरक़ वुस्ता के अंदर एक ऐसे वक्त में जब 3 सितंबर को चाइना ने बाकायदा सुपर पावर अपने आप को डिक्लेयर किया और एक बेहतरीन मिलिट्री परेड जो है वो लाए और अमेरिका ने ये कहा कि ये इत्तेहाद जो है ये हमारे खिलाफ बनाया गया, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने चाइना की इस बात को रद्द कर दिया कि चाइना जो है वो कह रहा था कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो गई है, दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि किस तरीके से मामला कर रहा है। अब अरब न्यूज़ जो है वो खुद ये बात कर रही है कि जनाब बाकायदा बरतानिया ने और अमेरिका ने रिफ्यूलिंग करवाई और जो मुआवनत इसके अंदर हमले में पैदा कराई। एक तरफ ये वही कतर था जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला करने में दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में उनको वहां से बाइज्जत वापस जाने दिया। ये वही कतर था जिसने अभी $40 करोड़ का जहाज जो है वो तोहफतन जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया, और ये वही कतर था जिसने हमास के सामने इसराइल को बिठा के इसराइली मगवियों को रिहा करवाया। अब ये वही मामला आता है। आप देखें मेरे साथ अभी चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ फलस्तीन आए हुए थे और एम्बेसडर से फलस्तीन के, उनके साथ बड़ी कोई 2.5-3 घंटे की मुफस्सल नशिस्त रही। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि 2 कौमी हल के लिए ये 2 रियासती हल की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमें जो है वो वहां जाने के लिए हमारी जो टीम जो हमने तश्कील दी है उसको कहा है कि आप मत आए। तो आप कौन सी निगोशिएशन करना चाह रहे हैं? अरब दुनिया अब ये कह रही है कि ये बारी बारी सबका मामला आएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि 15 दिन अगर आपने ये जो 15 तारीख कुछ कर भी नहीं रही ना अभी तक, तो हम कंडेमनेशन से आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं रहे या इजलासों से आगे बढ़ते हुए। आप और कुछ नहीं कर सकते थे तो आप उनसे सिफारती ताल्लुकात तो मुनक़ते कर सकते हैं ना। UAE है, दीगर ममालिक हैं, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लें। इसका मतलब है कि देखें अरब लीग है, गल्फ कंट्रीज कॉर्पोरेशन है, आपका जो है वो OIC है, ये तमाम कहाँ खड़े हैं? इसका मतलब यह है कि सिर्फ क्या एक एक करके जो है आप इंतजार करेंगे कि आपके घर इसराइल जो है वो पहुंच जाएगा और बिन बुलाए मेहमान की तरह जो है वो, बल्कि एक डाकू की तरह, और ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। डिवाइड एंड रूल वाला एक जो सिचुएशन है वो बहुत खुलेआम हमें दिखाई दे रही है कि बाद जिस तरह से एक माजी में अगर हम एक महीने की बात करें 6 से 7 अरब कंट्रीज पर हमला आवर होना इसराइल का, ये आई ओपनर होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं, आज सोशल मीडिया पर बड़ी हाइप बनी रही है इस असैसिनेशन की, जो कि अमेरिका की कदामत पसंद सियासत में एक अहम नाम है, चार्ली किर्क का, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और नज़रियाती हम सफ़र के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने टर्निंग पॉइंट USA नामी तंजीम बनाकर नौजवानों में कदामत पसंद नज़रियात को फ़रोग़ दिया। अमेरिका में उनकी शोहरत एक मौसर तजियाकार और सख्त गिर शख्सियत के तौर पर थी, लेकिन मुस्लिम दुनिया में उनका नाम नफ़रत और नापसंदीदगी की अलामत था, जिसकी वजह उनकी इस्लाम दुश्मनी और फ़लस्तीन मुखालिफ नज़रियात थे। बुध के रोज़ चार्ली किर्क को अमरीकी यूनिवर्सिटी में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो तलबा से खिताब कर रहे थे। गोली उनकी गर्दन में लगी और ज़िंदगी का सफ़र तमाम हो गया। सदर ट्रंप ने चार्ली किर्क की मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हमने एक अजीम मुहब्ब वतन को खो दिया है। मगर चार्ली की मौत पर सोशल मीडिया पर एक सारिफ का जुमला बहुत वायरल हुआ कि फ़लस्तीन की मुखालफत करने वाला चार्ली था और फ़लस्तीन है। हाल ही में सदर ट्रंप को भी रेस्टोरेंट में फ़लस्तीन के मामले पर एहतजाज का सामना करना पड़ा, जहां जंग मुखालिफ तंजीम ने उन्हें घेर कर नारे लगाए कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो और ट्रंप हमारे दौर का हिटलर है। हकीकत में ये सब कुछ दुनिया में बड़े ओहदे और ताकत रखने वालों के लिए एक लम्हा फ़िक्री है नाज़रीन।
कि ताकतवर क़यादत भी अवामी गुस्से से महफूज। ये कल वाक़या वहाँ पर पेश आया बुध के रोज़, और आज हम देख रहे हैं कि उनके चाहने वाले भी और जो उन पर तनकीद करते थे वो सब इस हवाले से बात कर रहे हैं। आप भी इस खबर के हवाले से अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।